गुड मॉर्निंग रोज स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभी एमसीक्यू सीरीज पढ़ा रहा हूँ। आई होप आपने मेरे पुराने लेक्चर या एमसीक्यू सीरीज जरूर देखी होगी। तो आज का लेक्चर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और हमारा जो एमसीक्यू सीरीज का जो चौथा पार्ट लेके आया हूँ, तो इसको भी आप जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के एमसीक्यू हमारे कौन कौन से रहेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ प्रिंसिपल ऑफ द एथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड द रिस्पेक्ट एंड द ट्रस्टफुल बिहेवियर टुवर्ड्स द क्लाइंट नोन एज। उसमें ऑप्शन ए कौन सा आएगा? वेरासिटी, अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस या फिर ऑटोनॉमी। तो उसके पहले तो हमें पता होना चाहिए उस सारे की मीनिंग, तभी उसका आंसर हम दे सकते हैं, अदरवाइज उसका आंसर हम नहीं दे सकते। तो चलिए वन बाय वन उसका मीनिंग हम समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहला वेरासिटी समझ लेते हैं। कौन सा स्टूडेंट? वेरासिटी। व्हाट यू मीन बाय द वेरासिटी? ट्रूथफुलनेस। क्या आएगा? ट्रूथफुलनेस टुवर्ड्स द क्लाइंट, टुवर्ड्स द, क्या आएगा? क्लाइंट। यानी कि क्लाइंट के साथ क्या होनी चाहिए? ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। ट्रूथफुलनेस यानी कि मीनिंग क्या होगा? सच्चाई। सच्चाई के साथ हम, पेशेंट के साथ हम वर्किंग करेंगे। दूसरा चलिए सीख लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी। कौन सा आएगा? अकाउंटेबिलिटी। अब व्हाट यू मीन बाय द अकाउंटेबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोला जाता है उसको? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑन एक्शन। यानी कि हमने जो भी एक्शन लिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? हमारी। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर मैंने किसी पेशेंट को इंजेक्शन दिया तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मेरी रहेगी। तो उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी। वेरासिटी का मीनिंग पता चला? ट्रूथफुलनेस होता है टुवर्ड्स द क्लाइंट। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑन एक्शन। हमने जो भी काम किया या कोई भी एक्शन किया उसके सारे रिस्पॉन्सिबल कौन रहते हैं? हम खुद रहते हैं। नेक्स्ट वन इज द जस्टिस। जस्टिस नाम से ही आपको पता चलना चाहिए जस्टिस का मतलब क्या रहेगा। जस्टिस का मतलब रहेगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या रहेगा? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो भी हम ट्रीटमेंट करें, कोई भी हो, ऊंच नीच हो, कोई भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? हमें इक्विटेबल देना चाहिए, यानी कि कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जस्टिस का मीनिंग सिंपली यही रहता है। नेक्स्ट वन इज द ऑटोनॉमी। लास्ट क्या देख लेते हैं? ऑटोनॉमी। अब व्हाट यू मीन बाय द ऑटोनॉमी? उसका सिंपल मीनिंग होगा सेल्फ डिटरमिनेशन। क्या होगा? सेल्फ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होगा? सेल्फ डिटर्मिनेशन। ऑटोनॉमी का मतलब क्या रहेगा? सेल्फ डिटर्मिनेशन। उसका मीनिंग क्या रहेगा? क्लाइंट हैव टू राइट। पेशेंट को क्या है? राइट है। क्लाइंट हैव टू राइट, यानी कि उसको हक है। किसका हक है? चूज सिलेक्शन एनी सर्विस। चूज सिलेक्शन ऑफ द एनी सर्विस, यानी कि कोई भी सर्विस, यानी कि जो भी ट्रीटमेंट चल रही है उसका पूरा पूरा क्या जानने का या फिर कैसे करने का उसका पूरा पूरा हक रहेगा। तो मैंने चारों समझा लिए। पहला क्या था स्टूडेंट? वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब क्या होगा? ट्रूथफुलनेस, यानी कि पेशेंट के साथ में रह के उसको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑन एक्शन, यानी कि हम जो भी कर रहे हैं उसका एक्शन कर रहे हैं उसके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या रहेगा? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब क्या रहेगा? सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि पेशेंट हैव टू राइट टू चूज द सर्विस। पेशेंट को पूरा पूरा हक है क्या करने का? अपनी सर्विस सिलेक्ट करने का। तो व्हाट यू मीन बाय द ऑटोनॉमी? सेल्फ डिटर्मिनेशन। चलिए अभी एमसीक्यू में आ जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द एथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड द रिस्पेक्ट एंड ट्रूथफुलनेस बिहेवियर टुवर्ड्स द क्लाइंट, यानी कि इसमें देख लीजिए कौन सा आया? ट्रस्टफुलनेस आएगा। कौन सा आएगा? ट्रस्टफुलनेस। दिख रहा है ना आपको? ये क्या आएगा? ट्रस्टफुलनेस। और मैं ट्रस्टफुल में फुलनेस किस में दिखाया था? वेरासिटी। तो विट इज द करेक्ट आंसर? वेरासिटी। अगर आपको पूछा हुआ हो सेल्फ डिटरमिनेशन, तो क्या आएगा? अगर एग्जाम में आपको पूछा गया सेल्फ डिटरमिनेशन, तो विच इज द करेक्ट आंसर?
तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑटोनॉमी। पता चला? चलिए फिर अगले एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन थोड़ा करते हैं। नंबर 2 एमसीक्यू जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, एक्यूट ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज द नोन एज हेमेप्टिसिस, हिमोप्टाइसिस, एपिस्टेक्सिस या रिनोरिया। ये क्वेश्चन शायद आपको सबको आता ही होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्यूट ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज द नोन एज द हेमेप्टेमेसिस, एपिस्टेक्सिस, हिमोप्टाइसिस और द लास्ट वन इज द रिनोरिया। चलो अब आंसर आपको पता ही होगा, तो वन बाय वन हम डिस्कशन कर लेते हैं कि सारे टॉपिक में क्या बोला जा रहा है। तो पहला क्या आएगा? एपिस्टेक्सिस। पहला क्या आएगा स्टूडेंट? एपिस्टेक्सिस। अब व्हाट यू मीन बाय द एपिस्टेक्सिस? ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। क्या आएगा? ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। चलिए दूसरा क्या आएगा? हिमोप्टाइसिस। दूसरा क्या आएगा स्टूडेंट? हिमोप्टाइसिस। What do you mean by the hemoptysis? Bleeding from the lungs. क्या आएगा? Bleeding from the lungs. चलिए तीसरा आते हिमेटेमेसिस। तीसरा क्या आएगा? हिमेटेमेसिस। उसका मीनिंग क्या? ब्लीडिंग फ्रॉम द, कहां से आएगा? स्टमक से। कहां से? ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टमक। और लास्ट वन इज द रिनोरिया, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे? राइनोरिया। व्हाट यू मीन बाय द राइनोरिया? क्लियर वाटरी फ्लूइड दिख रहा है। क्या होगा? क्लियर वाटरी फ्लूइड रनिंग फ्रॉम द नोज। रनिंग फ्रॉम द नोज, यानी कि सिंपल बोल सकता हूं, नाक बहना। तो उसे क्या बोलते हैं? रिनोरिया, यानी फिर राइनोरिया बोल सकते हैं उसे। तो पता चला, मैंने चारों समझा दिए। पहला क्या था? एपिस्टेक्सिस। अब एपिस्टेक्सिस का मीनिंग क्या रहेगा? ब्लीडिंग कहां से होता है? फ्रॉम द नोज। हिमोप्टाइसिस का मीनिंग क्या रहेगा? ब्लीडिंग फ्रॉम द लंग्स। हिमेटेमेसिस का मीनिंग क्या रहेगा? ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टमक। और राइनोरिया का मतलब क्या रहेगा? क्लियर द वाटरी फ्लूइड रनिंग फ्रॉम द नोज, यानी कि नोज में से, नाक में से क्या रहता है? बहता हुआ पानी निकलता है। उसे क्या बोलते हैं? हम राइनोरिया बोलते हैं। विच इज द करेक्ट आंसर? इसमें क्या पूछा है? एमसीक्यू बार बार हम सिखा रहा हूँ, एक्यूट ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। नोज से अगर ब्लीडिंग आ रही है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एपिस्टेक्सिस। यानी कि विच इज द करेक्ट आंसर हमारा रहेगा एपिस्टेक्सिस। कहां पर है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लॉक किया जाए स्टूडेंट? लॉक कर दिया है एपिस्टेक्सिस। हेमेटेमेसिस पढ़ा लिया, हिमोप्टाइसिस पढ़ा लिया और राइनोरिया भी पढ़ा लिया। अब इसमें से भी अगर कोई एमसीक्यू पूछा जाए आपके एग्जाम में तो याद रखना उसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा एमसीक्यू के बारे में। तो पढ़ते हैं पहले। विच टेस्ट, यानी कि कौन सा टेस्ट? Which test used for the bilateral hearing loss of the client? Weber test, Allen test, Rene test, Romberg test। तो मैं पहले तो ये आपको बता दूं, जो ईयरिंग के टेस्ट होते हैं, हियरिंग के, वो दो ही आते हैं, आपको पता होगा। वेबर टेस्ट और दूसरा कौन आएगा? रीनी टेस्ट। तो अब हम दोनों ही पढ़ लेते हैं एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कौन सा आएगा? वेबर टेस्ट। कौन सा पढ़ रहे हैं? वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट का मतलब क्या? बायलेटरल, क्या बोल रहा हूं मैं? बायलेटरल हियरिंग लॉस है, तब हम चेक करेंगे कौन सा? वेबर टेस्ट। नेक्स्ट वन इज द रीने टेस्ट। बायलेटरल का मीनिंग क्या? दोनों साइड। रीने टेस्ट किसके लिए करेंगे हम? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। किसके लिए करेंगे? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अगर वेबर टेस्ट पूछा तो किसके लिए वो आएगा? बायलेटरल के दोनों साइड। लेकिन रीने टेस्ट पूछे तो किसके लिए आएगा? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और देयर इज टू टाइप्स ऑफ द हियरिंग लॉस। आपको पता होना चाहिए हियरिंग लॉस के कितने टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा आएगा? कंडक्टिव। और दूसरा कौन सा आएगा स्टूडेंट? आपको पता होगा, कंडक्टिव। और दूसरा कौन सा आएगा? सेंसोरी न्यूरल। कौन सा आएगा? सेंसोरी न्यूरल। मैंने जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया। टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस कितने आएंगे? दो आएंगे। कौन कौन से? कंडक्टिव और दूसरा कौन सा आएगा? सेंसोरी न्यूरल आएगा। वेबर किसके लिए करेंगे? बायलेटरल हियरिंग लॉस के लिए। और रीने किसके लिए करेंगे? कंडक्टिव हियरिंग लॉस के लिए करेंगे। तो चलिए पता चल गया। तो अब दूसरा कौन सा टेस्ट है वो देख लेते हैं। एलन टेस्ट और लास्ट वन इज द रोमबर्ग टेस्ट। तो पहले रोमबर्ग के बारे में बात कर लेते हैं।
आपको पता होगा रोमबर्ग टेस्ट क्या है, पता है? एक मिनट में ये डिलीट कर देता हूँ। ओके चलिए, हाँ अब कौन सा टेस्ट देखते हैं? रोमबर्ग टेस्ट। कौन सा टेस्ट? रोमबर्ग टेस्ट। व्हाट यू मीन बाय द रोमबर्ग टेस्ट? आपको पता होना चाहिए। इट इज द यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ द बैलेंस। किसके लिए होता है यूज? असेसमेंट फॉर या फिर ऑफ बैलेंस। किसके लिए? बैलेंस को चेक करने के लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं उसका नाम क्या आएगा? रोमबर्ग टेस्ट। कौन सा आएगा? रोमबर्ग टेस्ट। और कौन से डिसीज में आएगा? पार्किंसन। कौन सा आएगा? पार्किंसन डिसीज में। नेक्स्ट वन इज द एलन टेस्ट। अब एलन टेस्ट किसके लिए आता है पता है आपको? एसेस द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। क्या करने का? एसेस द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होता है उसको हम एसेस करने के लिए कहाँ का? टू द हैंड का। यानी कि जो हाथ का आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है उसे चेक करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एलन टेस्ट बोलते हैं। कौन सा टेस्ट बोलते हैं हम? एलन टेस्ट बोला जाता है। यानी कि क्या करेंगे हम? टेकिंग द आर्टेरियल ब्लड लेके और फिर क्या करेंगे? एबीजी सैंपल लेके। क्या करेंगे? एबीजी सैंपल लेके। किसके लिए? एसेस फॉर द रेडियल आर्टरी। तो चारों टेस्ट मैंने समझा लिए, एक बार फिर से समझा देता हूँ। वेबर टेस्ट यानी कि किसके लिए? बायलेटरल यानी कि दोनों साइड हियरिंग लॉस। रीने टेस्ट कंडक्टिव हियरिंग लॉस के टाइप्स बताइए, कंडक्टिव, और दूसरा कौन सा आएगा? सेंसोरी न्यूरल लॉस। रोमबर्ग टेस्ट में किसके लिए चेक करेंगे? असेसमेंट ऑफ द बैलेंस। हमारा जो बॉडी का बैलेंस चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? रोमबर्ग टेस्ट। यानी कि वो कौन से डिजीज कंडीशन में चेक करेंगे? पार्किंसन। एलन में क्या आएगा? जो भी हमारा क्या चेक करेंगे? असेस द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई ऑफ द हैंड। हैंड का जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो चेक करेंगे। कैसे करेंगे? टेकिंग द आर्टेरियल ब्लड लेके और एबीजी सैंपल लेके फॉर द असेसमेंट ऑफ द रेडियल आर्टरी। तो विच इज द करेक्ट आंसर? मैं एमसीक्यू फिर से बोल रहा हूँ। विच टेस्ट यूज्ड फॉर द बायलेटरल हियरिंग लॉस? तो विच इज द करेक्ट आंसर? वेबर टेस्ट। कौन सा आएगा स्टूडेंट? वेबर टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। लॉक कर दिया जाए स्टूडेंट? यस, वेबर टेस्ट को हम क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का एमसीक्यू आपके सामने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी भी है, उतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। जो आप पढ़ोगे तो इजीली आपको याद भी आ गया होगा कि क्या समझा रहा हूँ और क्या दिख रहा है आपको। तो चलिए फिर पहले तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ एमसीक्यू पढ़ना। फोर्थ नंबर का एमसीक्यू आपने तो पढ़ भी लिया होगा। व्हेन ए फायर अकर्स ए पेशेंट रूम। अगर पेशेंट के रूम में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। व्हाट शुड बी द नर्स प्रायोरिटी? एज अ नर्स हमारी क्या प्रायोरिटी है? चलिए, हम किसी वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं और अचानक से उस रूम में क्या हो जाता है? फायरिंग होना शुरू हो जाता है, यानी कि आग लगना शुरू हो जाता है। तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए क्या आएगा? रेस्क्यू द पेशेंट। ऑप्शन बी क्या है? एक्सटिंग्विश द फायर। ऑप्शन सी क्या है? साउंड द अलार्म। ऑप्शन डी क्या आएगा? रन फॉर द हेल्प। तो पहले समझ लेते हैं उसका मीनिंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका करेक्ट आंसर मैं ट्रिक सिखाता हूँ। वो ट्रिक आपको सबको पता होगी। रेस टेक्निक। कौन सी आएगी? रेस। पता है या नहीं पता आप स्टूडेंट? आपको नहीं पता तो चलिए सीख लेते हैं। रेस आपको पता है? तो चलिए रेस का मीनिंग समझ लेते हैं। इट इज द यूज फॉर द इन केस ऑफ द फायर। रेस फॉर्मूला हमें किस में यूज होता है? फायर में यूज होता है। किस में होता है स्टूडेंट? फायर में। चलिए आर का मतलब क्या होगा? रिमूव। क्या करेंगे? रिमूव एनी पर्सन। रिमूव द एनी पर्सन फ्रॉम द इमीडिएट स्किन, या फिर प्लेस बोल देते। पहली प्रायोरिटी क्या है अगर फायर हुआ तो पहला क्या होगा? पेशेंट को ही बचाएंगे ना। तो पहला क्या होगा? रिमूव द पर्सन फ्रॉम द प्लेस, यानी कि क्या करेंगे? रेस्क्यू द क्लाइंट। आर का मतलब क्या रहेगा? रेस्क्यू, यानी कि क्या करेंगे? पेशेंट को ही पहले बचाएंगे या फिर क्लाइंट को बचाएंगे। चलिए फिर ए, आर खत्म हो गया। अब ए का मतलब क्या आएगा पता है आपको? चलिए मैं बोल देता हूँ। पुल द नियरेस्ट अलार्म एंड राइज द अलार्म। क्या करेंगे? पुल द नियरेस्ट अलार्म, यानी कि जो फायर का अलार्म है वो तुरंत ही हमें क्या कर देना चाहिए? एक्टिवेट कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक्टिवेट करना चाहिए। चलिए अब सी का मतलब क्या रहेगा?
सी का मतलब क्या, कन्फाइन, क्या करेंगे, कन्फाइन करेंगे, कन्फाइन और लिमिट द फायर, क्या कर देंगे, कन्फाइन द फायर कर देंगे। और उसका मतलब क्या, क्या करेंगे, क्लोज द ऑल डोर्स, क्या कर देंगे, जहां भी आग लगी है तो हम क्या कर देंगे, जो भी डोर्स होते हैं उसको पहले क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे, यानी कि कन्फाइन कर देंगे, जो भी हमारा फायर हो रहा है उससे क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे, क्या कर देंगे, उसे लिमिट कर देंगे। नेक्स्ट, ई का मतलब क्या रहेगा, एक्सटिंग्विश द फायर, क्या करेंगे हम उसमें, एक्सटिंग्विश द फायर, वो तो पता ही है, एक्सटिंग्विश द फायर यानी कि हमें फायर का यूज करेंगे, फायर को वो जो होता है ना रेड कलर का, उसे हम यूज करेंगे। तो पता चला फायर, इन केस ऑफ द फायर तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, रेस टेक्निक, कौन सी टेक्निक, रेस। तो चलिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। आर का मतलब क्या, रिस्क्यू, यानी कि क्या करेंगे, रिमूव करेंगे एनी पर्सन फ्रॉम द प्लेस, पेशेंट को ही हम क्या कर देंगे, पहले रिमूव कर देंगे। ए का मतलब क्या, पुल द नियर द अलार्म, अलार्म बजाएंगे। सी का मतलब क्या, कॉन्फाइन, कॉन्फाइन द फायर, फायर को क्या कर देंगे, कॉन्फाइन, कॉन्फाइन का मीनिंग क्या, क्लोज द ऑल डोर्स, यानी कि जो भी डोर्स होंगे उसे क्या कर देंगे, हम पहले बंद कर लेंगे, जिससे क्या फायदा होगा, फायर ज्यादा फैलाएगा नहीं, यानी कि ज्यादा बढ़ेगा नहीं फायर, उसके लिए। और ई का मतलब क्या रहेगा, एक्सटिंग्विश द फायर, लास्ट वन इज द एक्सटिंग्विश द फायर। तो चलिए अब एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। When a fire occurs into the patient room, what should be a nurse priority? पहला क्या आएगा, rescue the patient, extinguish the fire, sound the alarm and run for alarm. तो which is the correct answer? हमारी पहली प्रायोरिटी एज ए नर्स क्या रहेगी, रेस्क्यू द पेशेंट, क्या आएगा, रेस्क्यू द पेशेंट, क्या आएगा, रेस्क्यू द पेशेंट। तो पता चला। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फाइंड द इनकरेक्ट आंसर। पहले तो ये सोचिए एमसीक्यू में पढ़ा क्या है, सॉरी लिखा क्या है, आप डायरेक्टली उसका आंसर मत दे लीजिए, क्या लिखा है वो लिखिए, फाइंड द करेक्ट नहीं, विच वन इज द, फाइंड द इनकरेक्ट आंसर। तो चलिए इनकरेक्ट उसमें फाइंड करते हैं। चलिए, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कहां पर होता है, हाइपोथैलेमस, इज करेक्ट और नॉट, यस करेक्ट। रेस्पिरेटरी रेट रेगुलेशन सेंटर कहां पर होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा, करेक्ट और नॉट, यस करेक्ट है। कार्डियक रेगुलेशन सेंटर कहां पर होता है, सेरेब्रम, इट्स करेक्ट और नॉट, नो, दिस इज द नॉट करेक्ट। कार्डियक रेगुलेशन सेंटर सेरेब्रम में नहीं होता, तो कहां पे होता है, तो याद रखना स्टूडेंट, इट इज द मेडुला, कहां पर होता है, मेडुला में होता है। नेक्स्ट वन इज द सेफ्टी हंगर और द एपेटाइट रेगुलेशन सेंटर कहां पर रहता है, हाइपोथैलेमस, इज करेक्ट और नॉट, इट्स अ करेक्ट। तो पता चला कौन सी बात मैंने पढ़ाई, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर हाइपोथैलेमस में, रेस्पिरेटरी रेट का रेगुलेशन सेंटर मेडुला ऑब्लिगेंटा में, और कार्डियक का कहां पर रहता है, मेडुला। चलिए फिर ये एमसीक्यू में कुछ इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। अगला एमसीक्यू आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, फॉलोइंग कंडीशन, कंडीशन पूछिए, फॉलोइंग कंडीशन विच वन इज, उसमें से कोई एक बात बताइए, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द ऑक्सीजन थेरेपी, किसकी कॉम्प्लिकेशन की बात हो रही है, हम वन बाय वन शांति से समझते हैं, किसकी होती है, ऑक्सीजन कॉम्प्लिकेशन, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन किस सिस्टम में होती है वो डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कौन सी है, लोरियन स्मिथ इफेक्ट, कौन सी आएगी, लोरियन स्मिथ इफेक्ट। तो उसका मीनिंग क्या, इट इज द टॉक्सिसिटी ऑफ द ऑक्सीजन, टॉक्सिसिटी ऑक्सीजन इन द रेस्पिरेटर, इन द रेस्पिरेटरी, कहां पर आती है,
टॉक्सिसिटी ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द कौन से सिस्टम में, रेस्पिरेटरी या फिर पल्मोनरी सिस्टम में, या फिर क्या बोल सकते हो उसे, पल्मोनरी या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल सकते हैं। तो पहला आंसर पता चल गया। अगर ऑक्सीजन की ज्यादा टॉक्सिसिटी रहती है तो कहां पर इफेक्ट पड़ेगा, सीधी डायरेक्टली रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी में, तो उसे कौन सी इफेक्ट बोलेंगे, डोरियन स्मिथ इफेक्ट बोलेंगे। चलिए अब दूसरे इफेक्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पॉल बैट, कौन सी आएगी, पॉल बैट, कौन सी आएगी स्टूडेंट, पॉल बैट। पॉल बैट इफेक्ट क्या है, इट इज द ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी ऑफ द सीएनएस सिस्टम। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कहां पर इफेक्ट पड़ेगी, सीएनएस सिस्टम में, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉल बैट इफेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट, रेट्रोनेटल फाइब्रोप्लेसिया, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी तो एक बार देख लेना। रेट्रोनेटल फाइब्रोप्लेसिया, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कहां पर होती है, इनटू द प्री मैच्योर इन्फेंट। कहां पर रहती है, प्री मैच्योर जो बच्चे रहते हैं, प्री मैच्योर इन्फेंट में ये देखने को मिलेगी। उसे क्या बोलते हैं, रेट्रोनेटल फाइब्रोप्लेसिया। अगर एग्जाम में पूछे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इनटू द प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी, तो क्या बोल सकते हैं आप उसे, डायरेक्टली रेट्रोनेटल फाइब्रोप्लेसिया बोल सकते हो। चलिए लास्ट वन, कौन सी इफेक्ट आएगी, हेल्डेन इफेक्ट। कौन से इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट। व्हाट यू मीन बाय द हेल्डेन इफेक्ट, तो उसका मीनिंग क्या, इट इज द सीन इनटू द सीओपीडी पेशेंट। किस पेशेंट में देखने को मिलेगी, सीओपीडी पेशेंट में ये देखने को बहुत मिलेगी। अगर हम ज्यादा ऑक्सीजन दे देते हैं तो क्या होता है, सीओपीडी वाले पेशेंट को हम ज्यादा ऑक्सीजन दे देते हैं तो उसकी वजह से इफेक्ट ऑक्सीजन ऑन टू द CO2 ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट में इफेक्ट आ जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट, यानी कि ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी ज्यादा बढ़ गई तो इसकी इफेक्ट किस पर पड़ती है, CO2 के ट्रांसपोर्ट में होती है। और वो नॉर्मली किस में देखने को मिलेगा, सीओपीडी पेशेंट में। तो याद रखना, सीओपीडी के पेशेंट में हमें ज्यादा हाई ऑक्सीजन की कैपेसिटी से अगर ऑक्सीजन दे दिया तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकती है, CO2 ट्रांसपोर्ट में इफेक्ट पड़ सकती है, और उससे कौन से बोल सकते हैं, हेल्डेन इफेक्ट। तो पता चला, अगर ऑक्सीजन की कॉम्प्लिकेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो उसे कौन से इफेक्ट बोला जाता है, तो अब तो आंसर क्लियर हो गया, कौन सा आएगा, लोरियन स्मिथ इफेक्ट। कौन से इफेक्ट, लोरियन स्मिथ इफेक्ट। अगर ऑक्सीजन की ज्यादा टॉक्सिसिटी सीएनएस सिस्टम में है तो उसे कौन से इफेक्ट बोलेंगे, पॉल बैट इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट का मतलब क्या आ गया, सीओपीडी का पेशेंट है उसमें अगर हम ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा दे देते तो CO2 ट्रांसपोर्टेशन में इफेक्ट आएगा, तो उसे हेल्डेन इफेक्ट। और रेट्रोनेटल फाइब्रोप्लेसिया किस में होता है, अगर प्रीटर्म बेबी में हम ज्यादा ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी दे देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, रेट्रोनेटल फाइब्रोप्लेसिया देखने को मिलता है। और इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, लोरियन स्मिथ इफेक्ट। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया टॉक्सिसिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन द रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी, विच इज द करेक्ट आंसर, लोरियन स्मिथ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो याद रखना, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन पहले तो शुरू कर लेते हैं। कलर डिस्कलरेशन, क्या बोल रहा है, कलर डिस्कलरेशन अकर इनटू द बॉडी आफ्टर द डेथ। ये खास ध्यान रखना, आफ्टर द डेथ की बात हो रही है। रिगर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस या नन ऑफ द अबव, विच इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं वन बाय वन। पहला क्या आएगा, लिवर मोर्टिस। चलिए पहले किसकी बात कर रही है मैं, लिवर मोर्टिस। डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, डिसकलरेशन ऑफ द स्किन आफ्टर द डेथ, यानी कि डेथ के बाद क्या देखने को मिलेगा, डिसकलरेशन ऑफ द स्किन देखने को मिल रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, लिवर मोर्टिस बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज द एल्गोर मोर्टिस। दूसरा क्या आएगा, एल्गोर मोर्टिस। व्हाट यू मीन बाय द एल्गोर मोर्टिस, डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, क्या बोलते हैं, डिक्रीज द
बॉडी टेम्परेचर आफ्टर द डेथ, यानी कि डेथ के बाद क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, एल्गोर मोर्टिस। नेक्स्ट वन इज द रिगोर मोर्टिस, या फिर रिगर बोल सकते हैं, जो भी बोलना हो। रिगोर मोर्टिस का मतलब क्या, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी। क्या देखने को मिलेगा, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 to 4 hours, आफ्टर 2 to 4 hours डेथ, यानी कि डेथ के बाद 2 से 4 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, बॉडी का क्या देखने को मिलेगा, स्टिफनिंग, जकड़ जाएगा पूरा, तो उसे क्या बोलते हैं, रिगोर मोर्टिस। तो पता चला, मैंने तीनों एक्सप्लेन कर दिए। अब तो उसका आंसर आपको करेक्ट आ जाना चाहिए। तो चलिए फिर से, कलर डिस्कलरेशन अकर्स इन द बॉडी आफ्टर द डेथ, डेथ के बाद अगर कलर डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है तो पहला कौन सा आया था, लिवर मोर्टिस। लिवर मोर्टिस का मतलब क्या था स्टूडेंट, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन आफ्टर द डेथ। तो यस, इट इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा, कौन सा आएगा स्टूडेंट, लिवर मोर्टिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा, लिवर मोर्टिस। तो मैं एक टिक कर लेता हूँ, लॉक कर देता हूँ आंसर को, इट इज द लिवर मोर्टिस। अब चलिए दूसरा क्या था, अल्गोर मोर्टिस का मीनिंग क्या, डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर द डेथ, डेथ के बाद बॉडी का टेम्परेचर, उसका तो कुछ एमसीक्यू में जिक्र है ही नहीं। रिगोर मोर्टिस का मतलब क्या, स्टिफनिंग ऑफ द डेथ बॉडी आफ्टर द 2 to 4 hours। तो पता चल गया, तीनों में से अगर कोई भी पूछे तो आपको याद रहना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आई थिंक पीपीटी क्लोज हो चुका है, थोड़ी देर वेट करिएगा स्टूडेंट, मैं ला देता हूँ। थोड़ी देर वेट करिए स्टूडेंट। नहीं, ये पीपीटी नहीं थे। ओके, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अब, ठीक है। मैंने ऑलरेडी, कौन सा एमसीक्यू आया था, नहीं नहीं नहीं, आई थिंक ये भी नहीं होगी आपकी। चलिए ये होगी आपकी। ओके, कलर डिस्कलरेशन जो मैंने पढ़ा लिया था। अब चलिए आगे, आगे का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सॉरी फॉर द लेट, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बीच में मेरी पीपीटी बंद हो गई थी। तो चलिए अब इस एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कंटिन्यूस में। ए चाइल्ड इज नॉट गिविंग his toys to another. This type of the play, parallel play, group play, social play, या फिर all of the above। यानी कि मीनिंग क्या, चाइल्ड इज नॉट गिविंग हिज टॉयज टू अनदर, बच्चा क्या कर रहा है, अपना टॉयज दूसरे को दे नहीं रहा। तो ऐसे टाइप्स ऑफ द प्ले को क्या बोला जाता है, पैरेलल प्ले, ग्रुप प्ले, सोशल प्ले, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो पहले तो हम प्ले का ही डिस्कशन कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स के प्ले होते हैं, टाइप्स ऑफ प्ले थेरापी। तो पहले ही हम डिस्कशन करते हैं, कौन सी आएगी, ऑन लुकर या फिर सॉलिटरी बोल सकते हैं उसे। क्या आएगा, ऑन लुकर या फिर सॉलिटरी। उसमें बच्चा क्या करता है, ओनली लुकिंग, यानी कि जो भी बच्चा खेलता है उसे देखता रहता है। ये शायद इन्फंट में देखने को मिलता है, ओनली किस में देखने को मिलता है, इन्फंट में, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, ऑन लुकर, यानी कि बच्चा क्या कर रहे हैं, केवल देखता रहता है, देखता रहता है और बच्चे को खेलते हुए मजा लेता है, बस वो क्या बोलता है उसे, सॉलिटरी प्ले। नेक्स्ट, पैरेलल प्ले। अब कौन सा आएगा, पैरेलल प्ले। अब पैरेलल प्ले में क्या होगा वो देख लेते हैं। प्लेइंग इंडिपेंडेंटली, बच्चा खेलेगा लेकिन कैसे खेलेगा, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली।
यानी कि क्या करेगा, अपने आप अपने हिसाब से अकेला अकेला खेलता रहेगा, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल प्ले बोलते हैं। और वो किस में देखने को मिलेगा, टोल्डर में देखने को मिलेगा। किस में, टोल्डर में देखने को मिलेगा। प्री स्कूलर, प्री स्कूलर में कौन सा आएगा, एसोसिएटिव या फिर कोऑपरेटिव। उसमें क्या करता है, प्ले चाइल्ड टुगेदर, बच्चे क्या करते हैं, सब मिलजुल के खेलते हैं। नेक्स्ट, और एसोसिएटिव किस में आएगा, प्री स्कूलर में आएगा। किस में आएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, प्री स्कूलर में। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव प्ले में क्या आएगा, क्या आएगा, कॉम्पिटिटिव प्ले में प्ले करेगा बच्चा लेकिन विथ रूल्स करेगा। जो भी नियम होते हैं ना, जस्ट लाइक एग्जांपल मैं देता हूँ, क्रिकेट खेल रहा है बच्चा तो उसमें रूल्स के हिसाब से खेलेगा। और किस में देखने को मिलेगा, स्कूल एज में। किस में देखने को मिलेगा, स्कूल एज में। लास्ट वन इज द एडोलेसेंट गेम। एडोलेसेंट गेम तो आपको पता ही है, एथलेट्स, जो बड़े बड़े क्रिकेटर खेलते हैं वो क्या बोलते हैं उसे, एडोलेसेंट गेम्स। और क्या बोलते हैं उसे, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स। तो पता चला टाइप्स ऑफ द प्ले थेरापी क्या क्या बोलते हैं। सॉलिटरी, सॉलिटरी में बच्चा, कौन सा बच्चा खेलता है, इन्फंट। इन्फंट क्या करता है उस एज में, ऑन लुकिंग, यानी कि क्या करता है, जस्ट लुक, यानी कि देखता ही रहता है। क्या करता है, देखता ही रहता है, और फिर क्या करता है, बच्चे को देखते हुए मजा लेता है। पैरेलल में क्या करता है, प्लेइंग इंडिपेंडेंटली, यानी कि क्या, बच्चा अपने आप से खुद से खेलता है, दूसरों के साथ नहीं खेलता। एसोसिएट में क्या होगा, प्ले चाइल्ड विद द टूगेदर, टूगेदर के साथ, यानी कि बच्चों के साथ मिलजुल के खेलेगा। प्री स्कूल में देखने को मिलेगा। कॉम्पिटेटिव प्ले में क्या देखने को मिलेगा, विद द रूल्स, यानी कि प्ले करेगा लेकिन रूल्स के हिसाब से प्ले करेगा। तो वो किस में देखने को मिलेगा, स्कूल एज में। तो विच इज द करेक्ट आंसर, ए चाइल्ड इज द नॉट गिविंग हिज टॉयज टू द अनदर। अपना खिलौना किसी को नहीं दे रहा है, खेल तो रहा है और खेल रहा है, अपना खिलौना नहीं देगा, यानी कि क्या रहा है, बच्चा अपने आप अकेला खेल रहा है। पता चला, वो अकेला खेल रहा है, दूसरे के साथ नहीं खेल रहा। मैंने अभी पढ़ाया, अगर बच्चा इंडिपेंडेंट बच्चा खेल रहा है तो विच इज द करेक्ट आंसर, कौन सा आएगा, पैरेलल। कौन सा आएगा स्टूडेंट, पैरेलल। क्लियर। ग्रुप प्ले तो आता ही नहीं है, सोशल प्ले भी नहीं आता, ऑल ऑफ द अबव वो आंसर भी गलत है। तो पता चल गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एवरेज हाइट ऑफ द न्यू बॉर्न एट द टाइम ऑफ द बर्थ। ये क्वेश्चन तो आई थिंक मुझे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सबको पता ही होना चाहिए। नहीं पता तो सीख लीजिए। एवरेज हाइट ऑफ द न्यू बॉर्न एट द टाइम ऑफ द बर्थ कितनी आएगी, 45 से लेके 50 इंचेस देखने को मिलेगी। आई थिंक ये सेंटीमीटर में होगा, ये करेक्ट कर दीजिए। कितना आएगा, 45 टू 50 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। कितना होगा, 45 से 50 सेंटीमीटर। और हाइट जो लेंथ होती है वो कैसे यूज करते हैं, इनफंटोमीटर से। किससे यूज करते हैं, इनफंटोमीटर। अगर हाइट पूछे तो किससे होती है, स्टेडियोमीटर से। ये दोनों चीज याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए फिर आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू जो आपकी स्क्रीन पर है तो पढ़ लेते हैं। चलिए, परमानेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, परमानेंट एब्नॉर्मल डायलेटेशन देखने को मिलता है एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स इज द नॉन एज। क्या होता है, डायलेटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स को क्या बोलते हैं। तो पहला क्या आएगा, एम्फाइसेमा, अस्थमा, ब्रोंकियोक्टेलिस, और या फिर एटलेक्टेसिस। फिर से बोल रहा हूं, एम्फाइसेमा, अस्थमा, ब्रोंकियोक्टेसिस या फिर एटलेक्टेसिस। तो विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये भी हम पढ़ लेते हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। पहला देख लेते हैं एम्फाइसेमा का मतलब क्या। इसमें कंफ्यूजन बहुत होते हैं स्टूडेंट, तो चलिए मैं पढ़ा लेता हूँ। पहला कौन सा आएगा, एम्फाइसेमा। व्हाट यू मीन बाय द एम्फाइसेमा, आपको पता है, तो याद रखना, एयर सैक, क्या बोल रहा हूं मैं, एयर सैक, या फिर एल्वेओलाई, या फिर क्या, एल्वेओलाई आर डैमेज। एल्वेओलाई या फिर एयर सैक हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। व्हाट इज द मेन कॉज, याद रखना, ये क्वेश्चन में एक बार आ गया, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द मेन कॉजेज ऑफ द एम्फाइसेमा। उसकी वजह से क्या होता है, एयर सैक और एल्वेओलाई क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द एम्पाइमा। इसमें नहीं है लेकिन मैं सिखा देता हूँ, कौन सा आएगा,
एम्पाइएमा, उसमें क्या था एम्पाइसेमा, इसमें देखो एस है ही नहीं, एम्पाइएमा, तो इसका मीनिंग क्या, इट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ द पस। किसका कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ द पस, यानी कि पस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कहाँ पे, प्लूरल कैविटी में। कौन से कैविटी में, प्लूरल कैविटी में। कौन से कैविटी स्टूडेंट, प्लूरल कैविटी के अंदर कलेक्शन ऑफ द पस देखने को मिलेगा, तो उससे क्या बोलते हैं एम्पाइएमा। एम्पाइसेमा का मीनिंग क्या, अगर हमारी एल्वेओलाई या एयर सैक डैमेज हो गए हैं तो उसे क्या बोलते हैं एम्पाइसेमा। और एम्पाइएमा का मीनिंग क्या होगा, कलेक्शन ऑफ द पस इनटू द प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट वन इज द एटलेक्टेसिस। कौन सा आएगा, एटलेक्टेसिस, उसका मीनिंग क्या, कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स। क्या देखने को मिलेगा, कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स, यानी कि लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। क्या देखने को मिलेगा, कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। इट इज द मोस्ट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिव के बाद पेशेंट की मोस्ट कॉम्प्लिकेशन यही रहती है ज्यादातर। क्या रहती है स्टूडेंट, एटलेक्टेसिस। एटलेक्टेसिस का मीनिंग क्या, कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स, इट इज द मोस्ट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। अब तीनों में से तो कोई आंसर मैंने दिया नहीं, तो लास्ट वन एक ही बचा है ना, आपको पता चल गया होगा विच इज द करेक्ट आंसर, ब्रोंकिएक्टेसिस। कौन सा आएगा, ब्रोंकिएक्टेसिस। व्हाट यू मीन बाय द ब्रोंकिएक्टेसिस, एब्नॉर्मल डायलेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। अगर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का डायलेटेशन एंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ब्रोंकिएक्टेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, ब्रोंकिएक्टेसिस बोला जाता है। तो पता चला व्हाट यू मीन बाय द एम्पाइसेमा। एम्पाइसेमा का मतलब क्या, एल्वेओलाई डैमेज हो गई है। नेक्स्ट वन इज द एम्पाइएमा। एम्पाइएमा का मीनिंग क्या होगा, कलेक्शन ऑफ द पस इनटू द प्लूरल कैविटी। एटलेक्टेसिस का मीनिंग क्या रहेगा, कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स, इट इज द मेन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। अस्थमा इज अ ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो पता चला। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है। आई होप आज की एमसीक्यू सीरीज आपको कैसी लगी प्लीज मुझे बताना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, एक और बात मैं बोल रहा हूँ, जो 17 तारीख है कल, यानी कि 17 तारीख को एग्जाम होने वाला है IKDRS का, यानी कि IKD का, किडनी का जो इंस्टीट्यूट किडनी का एग्जाम था वो कल है। तो जो भी बच्चे वो एग्जाम देने जा रहे हैं उस सभी को मैं बोल रहा हूँ बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट। अच्छा सा करना। मैंने एमसीक्यू सीरीज तो स्टार्ट की थी लेकिन थोड़ी लेट की थी, लेकिन जितने भी एमसीक्यू करवाए एक बार जरूर देख के जाना। मेरे 4 लेक्चर मैंने पढ़ा लिए एमसीक्यू सीरीज के 1, 2, 3 और 4, वो चारों एक बार देख लेना। और अब मंडे से मैं एक नई चीज लेके आ रहा हूँ नॉर्थ सेट के लिए एमसीक्यू सीरीज, तो वो भी जरूर से देख लीजिएगा। तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और फिर से बोल रहा हूँ IKDRS की जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।